हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम है ब्राइट टू बिलियंसी के यूट्यूब चैनल में। आज हम थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ सोशल साइंस को कैसे पढ़ना है उसके बारे में आज पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर क्लास 10 सभी स्टूडेंट्स क्लास 10 के थोड़ा सा फोकस करोगे तो बहुत इजी है 45 मार्क्स का वेटेज उठाने के लिए क्लास 10 के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री में जो कि चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आएगा हमारा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के आएंगे और नेशनलिज्म इन इंडिया में आएंगे 5 मार्क्स, तो टोटल हमें मिल जाता है 10 मार्क्स। तो हम ये दोनों चैप्टर्स को पढ़ के आराम से 10 मार्क्स को हम कवर कर सकते हैं। देन जियोग्राफी देखेंगे, जियोग्राफी में आएगा वाटर रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, इसमें भी हमें 5 और 6 मतलब टोटल 11 मार्क्स हम कैरी कर सकते हैं अगर हम अच्छे से चैप्टर्स को अंदर से क्लियरली पढ़े तो। देन पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज आपका सभी को आएगा 5 to 6 आएगा, तो फिर ये भी 11 मार्क्स के लिए। एंड देन इकोनॉमिक्स में अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट को 7 और 6 मतलब 13 मार्क्स। तो अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करके बच्चे पढ़ेंगे तो हमें 10, 11 एंड 13 अगर देखेंगे तो 45 मार्क्स का वेटेज से अगर अच्छे से हम सोशल साइंस को इन सारे चैप्टर्स को थोड़ा सा निचोड़ के पढ़े, अंदर से पढ़े तो बहुत ही इजीली हम कैरी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं नए चैप्टर की तरफ जो कि चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 में है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हमें समझना है राइज का मतलब क्या है। राइज का मतलब हो गया कि किसी चीज को लेकर आगे बढ़ना, ठीक है, ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ना है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मतलब होता है कि देशभक्ति, मतलब एक पहली बात तो था कि उस समय में नेशन, कंट्री, स्टेट ऐसा कुछ था ही नहीं, तो इसीलिए लोगों के माइंड में था कि हमें नेशनलिज्म चाहिए, मतलब हमारे लिए हमें खुद का एक देश चाहिए जिसमें हमारा खुद का राइट्स हो, हमें फ्रीडम मिले, और साथ ही साथ इसीलिए लोगों ने नेशनलिज्म के लिए राइज करने के बारे में सोचा। कहाँ पर? जो प्लेस है वो है हमारा यूरोप। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू होता है एक फ्रेंच आर्टिस्ट से, और वो जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने 1848 में क्या किया था वो हमें पढ़ेंगे। उसमें क्या था, नंबर 1 में है कि थ्रू हिज इमेजिनेशन ही ड्रॉन अ पिक्चर। तो आप सभी के जो बुक है बुक में चैप्टर नंबर 1 के सबसे पहले जो पेज है उस पेज में ही एक ऐसा पिक्चर है जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियर ने एक पिक्चर ड्रॉ किया था। जो ड्रॉ किया था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इमेजिनेशन से, उन्होंने सिर्फ इमेजिन किया कि ऐसा ऐसा हमारा नेशन होगा और उसकी बेसिस पे उन्होंने पूरा का पूरा पिक्चर ड्रॉ कर दिया था। देन है कि दैट पिक्चर इज नोन एज, इस पिक्चर का नाम भी दिया गया है द पैक्ट बिटवीन नेशन, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, इन दिस पिक्चर ही इमेजिन्ड ऑफ डेमोक्रेटिक। उन्होंने क्या इमेजिन किया, ऐसा क्या था, उस खास क्या था उस पिक्चर में? पहला तो उन्होंने इमेजिन किया कि एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन हो, जो कि उस समय में नहीं था, इसीलिए इन फ्यूचर हो वैसा उनका एक होप था और उन्होंने इमेजिन किया था। देन आते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट एक ऐसा टर्म है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के इस चैप्टर में। यहाँ पे दिया गया है लिटरली अ गवर्नमेंट, एक ऐसा गवर्नमेंट या फिर एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेन, जिससे कोई रिस्ट्रेन नहीं हो, रिस्ट्रेन मतलब लिमिट ना हो पावर ऑन द पावर एक्सरसाइज, जो भी पावर एक्सरसाइज किया गया है वो लिमिट में ना हो। एंड इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। उस समय में क्या था कि गवर्नमेंट जो था वो मोनार्कियल गवर्नमेंट था। दैट मीन्स कि मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब है राजा का शासन। दैट मीन्स किंग का रूल भी था और साथ ही साथ हमें लाइक गवर्नमेंट भी उस समय में था, मतलब उस तरीके से सिस्टम एक बना के चल रहे थे। दैट वाज, जो सिस्टम क्या था, सेंट्रलाइज, मतलब पूरे कंट्री को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह कंट्रोल किया जाए, संभाला जाए। मिलिट्रलाइज मतलब उसमें सोल्जर्स हो, सारे के सारे टीम हो। एंड रिप्रेसिव का मतलब होता है कि लोगों को, सिटीजन को टोटली दबा के या कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट में आते हैं, ये एब्सोल्यूटिस्ट क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं उटोपियन। उटोपियन भी एक टर्म है, दोनों ही डेफिनेशन यहाँ पे क्लियरली चैप्टर में भी बुक में भी दिया है एनसीईआरटी में, कि अ विजन of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist। मतलब एक
ऐसा सोसाइटी के बारे में इमेजिन करना कि जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं हो, मतलब इतना परफेक्ट टाइप का सोसाइटी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना मुश्किल हो, वैसी सोसाइटी कुछ लोग इमेजिन करते थे, इसीलिए उस टर्म को उन्होंने उटोपियन का नाम दे दिया। तो अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स में चीज़ों को तोड़ के चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। सो हमारा टॉपिक है ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। देखो, आज के समय में आप सभी लोग काफ़ी एक डेमोक्रेटिक नेशन में रह रहे हो, साथ ही साथ राइट्स एंड इक्वालिटी एंड फ्रीडम सभी को मिल रहा है, बट क्योंकि उस समय में ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए लोग सपने देखते थे, ड्रीम देखते थे कि लोगों को एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जैसा एक नेशन मिले। सबसे पहले पॉइंट ये है कि जो जितने भी मेन थे एंड वुमेन थे ऑफ ऑल एज, हर एक एज ग्रुप के और सोशल क्लास के, सभी का ये सपना था, सभी लोगों के, मैन वुमेन, कोई भी जेंडर ले लो, कोई भी क्लास ले लो, सभी का ये ड्रीम था। पहला बात तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल आर मार्चिंग। लोग क्या करते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रीम देखकर घर में बैठे, ऐसा नहीं है। पीपल्स क्या कर रहे थे, मार्च कर रहे थे। मार्च का मतलब लाइक प्रोसेसन करना। प्रोसेसन कहाँ होता है, मार्चिंग कहाँ होता है, पब्लिक एरियाज में, सड़क पे लोग चले जाते थे, जाकर एटलीस्ट लोगों को अवेयर करते कि देखिए हमें तो फ्रीडम चाहिए, हमें तो एक डेमोक्रेटिक नेशन चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए लोग स्टेप फॉरवर्ड करते थे। जैसे अभी तुम लोग पढ़ने के लिए हमारा वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल वैसे उस समय में मार्चिंग करते थे। नेक्स्ट आते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उस समय में एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, जो पिक्चर तुमको तुम्हारे बुक्स में मिल जाएगा सभी स्टूडेंट्स को, वो एक फीमेल फिगर था। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि फीमेल फिगर ही क्यों था उस समय में स्टैचू, क्योंकि फीमेल्स के लिए तो इतनी इक्वालिटीज ही नहीं थी, इतनी राइट्स ही नहीं थे, तो मेल का भी एक स्टैचू बना के खड़ा किया जा सकता था, बट वहाँ पे फीमेल फिगर को ही क्यों किया है, क्योंकि रीजन ये है, फीमेल को इसलिए दर्शाया गया एक स्टैचू के थ्रू, यहाँ पे जैसे पता है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फीमेल ही इसलिए दिखाया गया ताकि फीमेल्स को भी क्या मिले, पहला तो इक्वालिटी मिले, राइट्स मिले और फ्रीडम मिले। इसका मतलब क्या है कि मेन को तो मिल ही रहा था, बट फीमेल्स के लिए वो मिलना मुश्किल हो गया था, इसीलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी मेन को नहीं बनाकर एक फीमेल या वुमेन को बनाया गया, सिंपल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में है द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। जो फिगर है वहां पर, जो भी तुम्हारे बुक में एक जो पिक्चर है फीमेल फिगर का, मतलब जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उनके हाथ में एक टॉर्च दिया गया है। टॉर्च मतलब एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, मतलब जैसे हिंदी में हम उसको मशाल बोलते हैं, एक ऐसा टॉर्च जिसमें एक आग जली होगी, उसका एक सिंबलाइजेशन है। अब टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट का मतलब क्या है, पहले तो तुमको समझना है। इसका मतलब है कि लाइफ में अगर अंधेरा हो रहा है, या लोगों के भी लाइफ में अंधेरा था, या नेशन अंधेरे में जा रहा था, तो उसमें एक एनलाइटमेंट मिले, एक रोशनी मिले, जिससे कि लोगों को होप और बढ़े और लोग इस तरीके से मार्च करते हो और आगे जा पाए, कि उनका जो होप है, जो उम्मीद है, उससे वो आगे बढ़ पाए। क्लियर? इसमें सिंपली ये बताया गया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, यहाँ पे बताया है इन अदर हैंड, जो चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, दूसरे हाथ में उनके, एक हाथ में तो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट था, दूसरे हाथ में था चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन। मतलब उसमें क्या था, एक बोल सकते किताब थी जिसमें लोगों के राइट्स वगैरह के बारे में डिटेल्स में लिखा रहता था। जैसे आज के टाइम में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके की किताब जिसमें ये सारे राइट्स, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, बिल्कुल उस समय में भी राइट्स के लिए एक चार्टर था। 6 में आते हैं आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। चलो अब समझ रहे हैं कि जब वो मार्च करते थे, तो मार्च करते समय वो लोग क्या करते थे, अपने फ्लैग्स को एंड नेशनल कॉस्ट्यूम पहनते थे। जैसे कि हो गया, हर एक नेशन का अपना अपना नेशनल कॉस्ट्यूम होता है, खुद का एक फ्लैग होता है, तो वो प्रेजेंट करते थे ताकि हमारे नेशन को, अपने नेशन को वो बता सके, देखिए ये हमारा नेशन है, हमारा ये कॉस्ट्यूम है, हमारा ये फ्लैग है। तो उससे क्या होगा, उनमें यूनिटी दिखाई देगी और उनके आगे बढ़ने की जो जज्बा है उनका, जो वो भी दिखाई देगा और उस हिसाब से प्रेजेंट करना उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो वो भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। फिर आते हैं प्रोसेशन, द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। जो प्रोसेशन हुआ वो पहुंचते पहुंचते काफ़ी दूर पहुंच गया और यूनाइटेड स्टेट्स
एंड स्विट्जरलैंड तक भी पहुंच गया। कहाँ से पहुंच गया? यूरोप से लेकर स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट तक पहुंच गया। मतलब लोग काफी मार्च करते करते काफी आगे बढ़ गए और ये जो ड्रीम जो सिर्फ यूरोप में देखा गया था वो ड्रीम धीरे 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 यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड में भी पहुंच गया फाइनली। देन आते हैं फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्री कलर। सो फ्रांस जो है वो 3 कलर से जाना जाता है, जैसे कि अभी हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसमें देखा जाए तो सिंपली 3 कलर्स है, बिल्कुल वैसे ही उस समय में फ्रांस का जो वो था फ्लैग था उसमें भी रिवोल्यूशनरी ट्री कलर है। ट्री कलर तो तुम समझ गए कि 3 कलर। अब बट ये तुमको सोचना है कि रिवोल्यूशनरी वर्ड क्यों यूज किया है, क्वेश्चन, ठीक है, माइंड में क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। सो रिवोल्यूशन का मतलब होता है एक चेंज लाना, बड़ा चेंज। सो इसलिए उनका जो फ्लैग था ट्री कलर का उससे रिवोल्यूशन आता और आएगा, इस होप से उन्होंने रिवोल्यूशनरी ट्री कलर वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट 9 पॉइंट में आते हैं पीपल ऑफ जर्मन फ्लैग। जो जर्मन का जो फ्लैग था उन्होंने क्या किया, 3 कलर रखे, चूज किए। एक तो हो गया ब्लैक कलर एंड रेड एंड गोल्ड, ये तीनों कलर के फ्लैग थे उनके। और लास्ट में जो पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है जर्मन, वहां पे कैसे लोग थे, स्पीकिंग जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जितने भी जर्मन लोग थे वो जर्मन भाषा सिंपली बोलते थे एंड साथ ही साथ उनका जो नेशन स्टेट था वो क्या था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में था। दैट मीन्स उनको डेमोक्रेसी मिल चुका था। तो अभी हम क्या करेंगे, 11 पॉइंट में जाएंगे। सो सबसे पहले हम ध्यान में देखेंगे कि यहाँ पर 11 पॉइंट में है क्या। 10 पॉइंट तक तो क्लियर। द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया के लोग थे, जितने भी जर्मन के लोग थे वो कहा गया था ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। एंड द किंगडम ऑफ द टू सिलिसिस बोलकर एक किंगडम हुआ करता था उस समय में। एंड एक क्या था, लॉम्बर्डी बोलकर एक प्लेसेस था और उसके साथ साथ पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये कुछ प्लेसेस के नाम हैं जहां पर जर्मन पीपल्स जो थे इन कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस से बिलोंग करते थे। 12 पॉइंट में आते हैं ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवेंस हैव Christ saints and angels gives upon the scene। तो तुम्हारे बुक में अच्छे से ध्यान देना बच्चों कि क्या लिखा है, एक पिक्चर है, उस पिक्चर में सबसे ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट एंड सेंट्स एंजल सब ऊपर से क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इन हिंदी आशीर्वाद दे रहे हैं। और उस सीन में दिखाया गया है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग मार्च कर रहे हैं अपने नेशन को पाने के लिए, मतलब उनको क्या पूरा यूनिवर्स हेल्प कर रहा है देखा जाए तो। 13 पॉइंट में आते हैं अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स एंड केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। दैट मीन्स एकदम सिंपल शॉर्ट में समझेंगे, एक नेशन स्टेट को पाने के लिए एक नेशन स्टेट क्या होता है, वाज वन इन विच, जिसमें पहला बात तो मेजॉरिटी होना चाहिए, लोगों की मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है सिटीजन्स का, ठीक है। एंड नॉट ओनली सिर्फ वहाँ के रूलर्स ही नहीं, केम टू डेवलप, सिर्फ रूलर्स ही डेवलप नहीं कर सकते हैं एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, बट साथ ही साथ सिटीजन भी कर सकते हैं और अपना हिस्ट्री शेयर कर सकते हैं। अब हिस्ट्री शेयर करना एकदम सिंपल भाषा में बताए तो अगर हम सब लोग इंडियन हैं और हमारा इंडिया का जो भी हिस्ट्री है वो तुम्हारा और मेरा एक सेम शेयर्ड हिस्ट्री होगा, मतलब हमारी हिस्ट्री सेम होगी, शेयर्ड हिस्ट्री होगी और हमारा जो खुद का आइडेंटिटी है दैट वी आर इंडियन, सिंपल उतना ही यहाँ पे दिया गया और कुछ भी नहीं है। 14 पॉइंट में आते हैं, यहाँ पे पता है मॉडर्न स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर को एकदम पॉइंट्स में दिया जा रहा है तो ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे दिया है मॉडर्न स्टेट इज अ स्टेट, एक ऐसा स्टेट इन विच पावर इज सेंट्रलाइज, पावर जो है सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मतलब एक जैसे तुमको पता है एक कंट्री है उसको चलाने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो पूरे कंट्री को चलाता है, रूल करता है, तो वो इसलिए बताया गया है यहाँ पे सेंट्रलाइज। मॉडर्न स्टेट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो कि सेंट्रलाइज होता है, सबको संभालते हैं। एंड एक्सरसाइज बाय सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, मतलब क्लियरली डिफाइंड होगा, दैट मीन्स उसमें बाउंड्री होगी, ठीक है, रूल्स होंगे, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होंगे, उसके बिहाफ में पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज होगा। दैट मीन्स वहाँ पे मिलिट्री, हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग थोड़ा बहुत तो होगा, तो उसी को मॉडर्न स्टेट कहा जाता है। एकदम लास्ट में आते हैं प्लेबिस्टिक्स को क्या बोलते हैं।
क्या है ये? एक डायरेक्ट वोट का सिस्टम है बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन, एक प्लेस के आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने को कहा जाता है कोई भी एक प्रपोजल को। इन केस कोई किंग है या गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने किंग को कुछ प्रपोजल सामने रखा या फिर किंग ने लोगों के सामने कोई प्रपोजल सामने रखा और उस दौरान लोगों को अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, तब लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट वोट करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको मैं ये सवाल करूंगी कि क्या सब कुछ समझ में आया यहाँ पे? क्योंकि देखो जितना भी पैराग्राफ में दिया गया है उसको मैंने क्या किया, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शॉर्ट में, सेंटेंस में अच्छे से शॉर्टकट में दिया गया है, ठीक है। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो, आपको अगर समझ में आया, आपको इंटरेस्टेड हो इसके नोट्स को लेने के लिए, क्योंकि अभी तो काफ़ी हमने शॉर्ट किया हुआ है, बट ये पूरा चैप्टर अगर हम देखेंगे, पॉइंट्स में लाएंगे तो बहुत सारे नोट्स, बहुत पेजेस के नोट्स होंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और काफ़ी जल्दी ब्राइट टू बिलियंसी के वेबसाइट में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे और आप सभी को मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से अच्छे वीडियोस को सब देखने के लिए हमारे ब्राइट टू बिलियंसी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें।